हाँ जी, नमस्कार, कैसे हैं सब लोग? तो आज हम एमएससी का एक नेक्स्ट की बात करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा है कि जो सेल सरफेस के रिसेप्टर होते हैं, वो क्या होते हैं? कौन से रिसेप्टर पढ़ लिए हमने? सेल सरफेस रिसेप्टर देखिए, सेल सरफेस रिसेप्टर देख लिए हमने। सेल सरफेस रिसेप्टर देख लिए हैं, जिसमें जीपीसीआर और आरटीके की बात करी। जीपीसीआर और आरटीके की बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं जो साइटोसोल या फिर न्यूक्लियस में पाए जाते हैं उन रिसेप्टर्स की। तो साइटोसोल और इसमें न्यूक्लियस में पाए जाने वाले रिसेप्टर की आज बात करते हैं। पहले कैरेक्टर जनरली पढ़ चुके हैं, क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, नेचर के होते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि जो साइटोसोलिक या न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं, एक फैमिली होती है जिसका नाम दिया गया है न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली। क्या नाम दिया गया है? न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली, एनआरएफ कहते हैं तो, या न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर, एनएफआर भी कहते हैं कुछ लोग। न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली कहा जाता है इसको। इसके बारे में हम 2-3 चीज़ डिस्कस करेंगे। इस कैरेक्टर टाइप देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। कैरेक्टर्स क्या-क्या होते हैं? सबसे पहली बात, ये रिसीव करते हैं नॉन पोलर सिग्नल को, यानी हाइड्रोफोबिक सिग्नल को ये रिसीव करते हैं, जो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर सकें, क्रॉस कर सकें। इसके बाद अगला आता है इजीली क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर सकते हैं, ये क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि जनरल लिपिड नेचर के होते हैं या स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी स्टेरॉयडल या लिपिड नेचर की होती है, उसको आसानी से क्रॉस ये कर सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले रिसेप्टर क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि वो प्रोटीन आदि नेचर के होते हैं, ये नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट देखिए, इजीली क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फिर इसकी लोकेशन क्या बता दी, साइटोसोलिया न्यूक्लियस में होते हैं, ये एक कैरेक्टर है। फिर अगला है कि एक्ट एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये जो लोग हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेंगे, अभी हम देखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करने का मतलब हो गया कि पर्टिकुलर न्यूक्लियस में जाके किसी जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे और उसके बाद उसका क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। तो ये होते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करने वाले। आगे देखिए, स्ट्रक्चर क्या है इस न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली जो होते हैं, ये रिसेप्टर की स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो इनमें कुछ स्पेसिफिक चीजें पाई जाती हैं, जैसे एक है कौन सी, एक तो सिग्नल ऊपर से आ रहा है, ये तो दिख ही रहा होगा। उसके बाद एक दो डोमेन होते हैं इनमें, एक तो होता है लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, यानी ऐसे करके जो रहता है, एक तो वो डोमेन होता है जहाँ से लिगेंड बाइंड होता है। दूसरा वो होता है जहाँ डीएनए बाइंड होता है, डीएनए के ऊपर जाके बाइंड होता है रिसेप्टर। तो एक तो लिगेंड बाइंडिंग डोमेन होगा, दूसरा कौन सा होगा, डीएनए बाइंडिंग डोमेन, डीबीडी। तो दो डोमेन हो गए, फर्स्ट ये हो गया और सेकंड आपका ये डोमेन हो चुका है। क्लियर है? अब देखिए, ये जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, इनमें क्या होता है, जिंक फिंगर मोटिफ होता है। कैसा? जिंक फिंगर मोटिफ होता है। जिंक फिंगर मोटिफ में क्या होगा, C4 जिंक फिंगर मोटिफ मिलेगा। C4 का मतलब हो गया कि इस तरीके से जिंक के साथ क्या जुड़ा हुआ रहता है, 4 सिस्टीन अमीनो एसिड जुड़े हुए रहते हैं। 4 सिस्टीन अमीनो एसिड जुड़े हुए रहते हैं जब किसके साथ, जिंक के साथ। इस प्रकार जो स्ट्रक्चर बनती है उसको कहते हैं जिंक फिंगर मोटिफ। नेक्स्ट देखिए, इस रिसेप्टर के अंदर अगर ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करे तो कैसे करेगा? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाई हुई है इसकी, इसको देखने की कोशिश करते हैं कि ये सपोज डीएनए है। ये क्या है जी? डीएनए है। डीएनए के ऊपर ये हार्मोन रिसेप्टर या रिसेप्टर आ गया है, डाइमरिक फॉर्म में आ चुका है। ये बाइंडेड रहता है आपस में। ये क्या करता है, सिग्नल या लिगेंड को रिसीव करता है। यहाँ से क्या करता है, लिगेंड या सिग्नल को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। और यहाँ से फिर हार्मोन रिसेप्टर एलिमेंट होता है, एचआरएन इसके नीचे लगा हुआ, इस प्रकार ये बाइंडेड रहता है। क्लियर है? आगे पाया जाएगा, जो ये हार्मोन रिसेप्टर एलिमेंट को एक्टिवेट करवाता है। यही इसका क्या पाया जाता है, C4 जिंक फिंगर मोटिफ पाया जाता है। जब ये एक्टिवेट करता है तो यू क्रोमेटिन फॉर्म में एक्टिवेशन होता है, डीएनए का यू क्रोमेटिन फॉर्म आती है, क्योंकि यू क्रोमेटिन फॉर्म से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन से, और एमआरएनए से क्या बनेगा, ट्रांसलेशन से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये सब कुछ है कि ये हार्मोन क्या करवाता है, एक्सप्रेस करवाता है अपनी एक्टिविटी को। नेक्स्ट देखिए, अगर बात करें इसकी डिटेल स्ट्रक्चर की थोड़ी सी, तो डिटेल स्ट्रक्चर में क्या आता है कि इस हार्मोन में कुछ
इतने डोमेन या पार्ट पाए जाते हैं अलग अलग, इतनी साइट होती है, कौन कौन सी, ए बी और एफ साइट्स होती हैं। ये साइट के नाम क्या है और काम क्या करती हैं, ये थोड़ी सी हम देख लेते हैं। तो रिसेप्टर है, ऑब्वियस सी बात है कि क्या मिलेगा, ये खुद रिसेप्टर क्या होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं, जिसको करते हैं उस आधार पर ये कुछ नेचर होती है। तो एक साइड में एन टर्मिनस है, एक साइड में क्या है जी, सी टर्मिनस होता है। प्रोटीन है तो अमीनो एसिड का बहुलक होगा ऑब्वियसली। इसकी जो ए साइट होती है, ये साइट क्या कहलाती है, AF1। AF1 या फिर एक्टिवेटरी या एक्टिवेटिंग फैक्टर 1 कहलाती है। उसके बाद बी जो साइट होती है, ये लिगेंड इन, ये लिगेंड के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है। अगली जो सी साइट है, यहाँ पे सी फोर्जिंग फिंगर मोटिफ बनता है। यहाँ पे क्या बनता है, सी फोर्जिंग फिंगर मोटिफ बनता है। और यहीं पे क्या होता है, हाईली कंजर्व्ड सीक्वेंस होती है, यानी चेंज नहीं होता, बहुत ही रेयर चेंजेस होते हैं, चेंज पॉसिबल नहीं होते। चेंज जो होते हैं वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होते, किसमें, एक्सेप्ट नहीं किए जाते, सी सीक्वेंस पर। अगला डी क्या है, तो डी सीक्वेंस हिंज रीजन होता है, हिंज जो ज्वाइंट करता है दो चीजों को, वहां से ये। और यहाँ पे क्या पाया जाता है, न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल होती है, एनएलएस पाया जाता है, जो इस पूरे रिसेप्टर को या जगह देगा कहाँ पे, न्यूक्लियस में जाने के लिए। न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल होता है। आगे फिर ई जो सीक्वेंस है, ये बहुत सारे काम करती है। एक तो ये लिगेंड डिपेंडेंट है, लिगेंड के बिना काम नहीं करेगी ई। उसके बाद बात आती है कि ये और क्या करेगा, देखिए, लिगेंड बाइंडिंग साइट इसमें पाई जाती है, डाइमराइजेशन साइट इसमें होती है, हार्मोन जो डाइमराइज होगा आगे जाके रिसेप्टर हार्मोन को एक्टिवेशन करता है और को रिप्रेशन भी करता है, ये भी साइट इनमें होती है। तो ये तीन काम स्पेसिफिक है ई साइट के, क्लियर है। फिर जो एफ साइट होती है, ये क्या पाई जाती है, वेरिएबल रीजन होता है, ये अलग अलग फंक्शन। फिर देखते हैं नेक्स्ट इसके टाइप्स, इसके न्यूक्लियर रिसेप्टरी फैमिली के टाइप्स ऑफ एनएफआर या एनआरएफ जिसको कहते हैं, दो टाइप होते हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। जो एनआरएफ फर्स्ट है, न्यूक्लियर रिसेप्टरी फैमिली फर्स्ट जो होती है, और एक होती है सेकंड। जो फर्स्ट होती है वो साइटोसोल में पाए जाते हैं, फर्स्ट फैमिली के रिसेप्टर। सेकंड के होते हैं न्यूक्लियस में। फर्स्ट वाले क्या होते हैं, होमोडाइमर होते हैं, यानी सेम यूनिट होती है। होमोडाइमर का मतलब हो गया सेम यूनिट बाइंड होंगी, एक जैसी इकाइयां बाइंड होंगी, ठीक है। अगला जो न्यूक्लियस वाला है या सेकंड जो है, ये क्या होती है, डिफरेंट यूनिट होती हैं, अलग अलग यूनिट होती है, तो हेटेरोडाइमर होता है। अगला है टेस्टोस्टेरोन, इसका एग्जांपल है। दूसरा प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, ग्लूकोकोर्टिकोइड है और मिनरलोकोर्टिकोइड इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है इसका, सेकंड का, तो T3 यानी थायराइड हार्मोन का रिसेप्टर इसका एग्जांपल है। रेटिनोइक का रिसेप्टर इसका एग्जांपल है। 1 to 25 डाईहाइड्रो कोलकैल्सिफेरॉल भी इसका क्या है, एग्जांपल है। तो यहाँ तक यदि आपको एनआरएफ में कोई दिक्कत आ रही है तो क्वेश्चन कीजिए, पूछिए। बाकी ये हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के रिसेप्टर दोनों पढ़ लिए हैं आपके एमएससी, ये टॉपिक सारे के सारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्लास में, थैंक यू सो मच।